Next question, question number 6. If the maximum kinetic energy of emitted electrons in photoelectric effect is 3.2 into 10 power minus 19 joule, Ke max is 3.2 into 10 power minus 19 joule. The work function for the metal, work function denoted by phi 0, is 6.63 into 10 power minus 19 joule again, right? Then stopping potential and threshold wavelength respectively are, और आपको बहुत सारा डेटा दिया है, आपको दिया है what is Planck's constant h, what is speed of light c, what is charge on electron, ये सब आपको बताया है. क्या क्या पूछा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो सबसे पहले you should know that maximum kinetic energy is nothing but A times of stopping potential. मतलब stopping potential V0 is nothing but Ke max upon charge E. So Ke max is 3.2 into 10 power minus 19 and charge is 1.6 into 10 power minus 19. Cancel 1 and 2 are. So stopping potential is 2 volt. तो 2 वोल्ट एक ही जगह पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी. द क्वेश्चन इज प्रैक्टिकली डन, बट जस्ट इन केस अगर आपको वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी फाइंड करना होगा, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करने के लिए देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस, बट आई विल गो विद द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. इफ यू रिमेंबर, वर्क फंक्शन वाज h टाइम्स ऑफ mu 0, where mu 0 was threshold frequency, and then this is hc by lambda 0. एक काम और करो, वर्क आपको क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज hc by 5. अब h की वैल्यू कितनी है? 6.63 into 10 पावर माइनस 34 एंड c की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 पावर माइनस प्लस 8, 3 into 10 पावर प्लस 8 अपॉन वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 6.63 into 10 पावर माइनस 19 कैंसल. देन अभी देखो यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि बाकी के तो 10 के पावर्स है, नंबर तो है सिर्फ 3. हाँ, तो फिर क्या बचेगा? 3000, क्योंकि बाकी सारे क्या है? 10 के पावर्स है. तो ओनली थिंग दैट यू विल लेफ्ट विद, आई मीन ओनली नंबर दैट इज 3. तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. When photons of energy h nu fall on a metal plate of work function W0, the photoelectrons are of maximum kinetic energy K are ejected. If the frequency of radiation is doubled, the maximum kinetic energy of ejected photoelectrons will be. सबसे पहले समझ लो, kinetic energy is h nu minus work function. यहाँ पे वर्क फंक्शन को डिनोट किया है W0 से, राइट? तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी कितना है? K. तो Ke1 इक्वल टू h nu 1 माइनस वर्क फंक्शन का 1 मत लिख देना, वर्क फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट इज अनलेस यू चेंज मेटल प्लेट तब तक वो सेम रहेगा. तो पहले केस में Ke को क्या बोला है? K. तो K इज व्हाट? h nu माइनस वर्क फंक्शन, इक्वेशन नंबर 1. अब केस 2 में क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, तो K2, K1 की जगह पे K2 इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो h nu 2 माइनस वर्क फंक्शन, मतलब K2 is nu 2 is twice nu माइनस वर्क फंक्शन, इक्वेशन नंबर 2. क्लियर यहां तक? अब ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? इफ यू लुक एट द ऑप्शन, आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड केस, एंड दैट द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट केस, राइट? तो अब मतलब आपको K चाहिए, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो.
तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ऐसा कर दिया तो व्हाट यू विल हैव इज K2 minus K1, बट K1 इज K। तो this is equal to 2h nu minus work function minus h nu minus work function, है ना, वर्क फंक्शन को जो भी बोला होगा। तो K2 minus K equal to 2h nu minus work function minus h nu plus work function plus और minus कैंसल। 2h nu में से h nu गया तो कितना बचा, h nu। तो K2 minus K equal to h nu, तो K2 equal to h nu plus K। ऑप्शन नंबर बी, K plus h nu। Next question. Okay. A metal surface is illuminated by light of given intensity and frequency of a given intensity and frequency, मतलब intensity and frequency are constant. Okay. To cause photo emission, if the intensity of illumination is reduced to 1/4 of its original value, then the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons would be unchanged. क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। डिड द चेंज फ्रीक्वेंसी? नो। तो इंटेंसिटी चेंज करना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करना, पर हर एक फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, मतलब एनर्जी विल बी सेम। एंड फोटॉन का एनर्जी डिसाइड्स व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हैज नो इफेक्ट व्हाटसोएवर ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन certain metal surface is illuminated with light of wavelength lambda, the stopping potential is V। तो जब wavelength lambda था तो stopping potential V है। When the same surface is illuminated by light of wavelength 2 lambda, surface वही, मतलब work function will be same. The stopping potential is V by 3. The threshold wavelength for the surface is, सबसे पहले what you need to do is, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है पहले वो देख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और वेवलेंथ का। एंड दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट, मतलब लैम्बडा के केस में आपको करना है। तो विच इक्वेशन यू विल बी यूजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड। क्या करेंगे यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यू हैव स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मेक अ फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हमको पता ही है, do you remember maximum kinetic energy is h nu minus, yes, but if you remember maximum kinetic energy मतलब ev0 is equal to h nu minus nu 0। स्टार्ट यहां से करो, why do you want to put more steps, ये पता होना चाहिए। this is kinetic energy, h nu is energy of photon and h nu 0 is work function। गुड। तो अब E V0, इनफैक्ट इससे एक स्टेप और आगे जाना चाहिए था मैंने, आई कुड हैव सेड C by lambda minus C by lambda 0, C taken out common। तो EV0 equal to HC 1 by lambda minus 1 by lambda 0, करेक्ट। केस 1 में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V, और वेवलेंथ कितना है, लैम्बडा। तो केस 1 अगर आप लोगे, इफ यू टेक केस 1, व्हाट यू कैन डू इज, so this is case 1। in case 1 सिर्फ यहां पे आप लिखोगे EV, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V एंड लैम्बडा इज लैम्बडा। केस 2, केस नंबर 2, व्हाट इज केस 2, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, V by 3, V by 3, what is wavelength, 2 lambda, and you will put a 2 here, simple। अब the thing is you want to know what is threshold wavelength। अब यहां से आगे अब कंफ्यूजन होता है कि क्या करें, should we subtract, should we multiply, should we add, should we divide। see the thing is divide, क्योंकि आपको चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
in terms of only wavelength. You don't want HC. है क्या आंसर में HC कहीं पे? तो HC एलिमिनेट तब होगा जब डिवाइड करोगे। और EV भी है क्या कहीं पे? नहीं, तो वो भी एलिमिनेट तब होगा जब डिवाइड करोगे। तो क्या बचेगा? लैम्डा और लैम्डा जीरो। वही तो है आंसर में, राइट? बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट लैम्डा जीरो थ्रेशोल्ड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो डिवाइड कर दो दोनों को। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by equation number 2, what we get is EV equal to HC. Okay, EV upon ये है EV by 3, HC 1 by lambda minus 1 by lambda 0 upon here you have the same thing only with the 2 cancel and cancel, cancel and cancel. ये 3 जो है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, it will go up 3 और you will have this. Then आप क्या करोगे इसके बाद आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 1 upon 2 lambda minus 1 upon lambda 0 equal to 1 upon lambda minus 1 upon lambda 0. This is what you will get. So this is 3 by 2 1 by lambda. इसको शिफ्ट कर दो minus 1 by lambda, right? ये आ गया आपका minus 1 by lambda 0 और ये था minus उधर जाके plus 3 by lambda 0. अब ज्यादा सोचना ना, ये 3 by 2 मतलब 1.5, 1.5 में से 1 गया तो 0.5, तो ये 1 by 2 लैम्डा। ये 3 में से 1 गया 2, 2 बाय, तो लैम्डा 0 इज 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, following graphs show the variation of stopping potential corresponding to frequency of incident radiation for a given metal. The correct variation is done. ये तो हमने ऑलरेडी देखा था, stopping potential against frequency, that is this what you get. कोई और मेटल होगा तो और एक लाइन मिलेगी यहाँ पे। हाँ, तो this is already you know. Next question. The energy of an electron having de Broglie wavelength lambda is energy of an electron having de Broglie wavelength lambda. तो मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी में बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। लैम्डा इज h upon p, but for a particle, if you remember, energy is half mv square. एक्चुअली करना नहीं चाहिए क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए अब, बट एनीवेज 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m. Therefore, E equal to 1/2 p square by m. Therefore, p square is 2me. Therefore, p is under root of 2me. Therefore, wavelength is h upon under root of 2me. Squaring on both sides, so lambda square equal to h square upon 2me. E चाहिए, good. So E equal to h square upon 2m lambda square. खत्म. ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है क्योंकि यहां तक तो पता होना ही चाहिए आपको। वेवलेंथ इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, ये तो हमने कल ही देखा था लास्ट सेशन। On a photosensitive material, when frequency of incident radiation is increased by 30%, kinetic energy of emitted photoelectrons increases from 0.4 eV to 0.9 eV. The work function of the surface is, सबसे पहले you should remember, मैंने पहले भी बताया है, 30% increase मतलब 1.3 टाइम्स होना। तो अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी μ1 है तो फाइनल फ्रीक्वेंसी इज 1.3 टाइम्स ऑफ μ1। कैसे? तो 30% इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कभी भी कंपैरिजन में होता है व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी। मेरे पास 100 रुपीज है, 30% से बनना होता 130 होना,
मेरे पास फ्रीक्वेंसी nu1 है, 30% से बढ़ना मतलब nu1 plus 30% of nu1, and this is equal to nu1 plus 30 by 100 of nu1, मतलब this is equal to nu1 plus 0.3 times of nu1, मतलब nu2 is 1.3 times of nu1. तो अभी बता दिया, बट नेक्स्ट टाइम आई वांट यू टू नो दिस डायरेक्टली. तो 50% से बढ़ना मतलब कितना? 1.5. 5% से बढ़ना मतलब 1.05. 7% मतलब 1.07. व्हाट यू नीड टू नो. अब आपको और एक चीज बताई है कि K1, जब फ्रीक्वेंसी nu1 था तब K1 कितना था? 0.4 eV. जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया 30% से तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी हमने देखा kinetic energy of emitted photoelectrons depends on the frequency. So K2 is 0.9 eV, and you're supposed to find out what work function, and that too in eV. मतलब हमारा काम बहुत आसान करके रखा है इन्होंने. Simple. You know kinetic energy is h nu minus work function. So kinetic energy 1 is h nu 1 minus work function, and kinetic energy in second case is h nu 2 minus work function. डिवाइड कर दो दोनों को. K2 by K1 equal to h nu 2 minus work function upon h nu 1 minus work function. K2 by K1 0.9 by 0.4. 0.9 by 0.4 मतलब 9 by 4. Okay, so what you will have is this 9 by 4. So this is nothing but 0.9 by 0.4. This is equal to h nu 1 minus work function upon h nu 2 minus work function. This is 9 by 4 h nu 1 minus 50 h nu 2 minus 50 cross multiply. 9 times of h nu 2 minus 9 times of work function equal to 4 times of h nu 1 minus 4 times of work function. Good. Then shift. ये -950 वहां गया, प्लस हो गया, तो यू विल गेट, वेल बाय द वे 9 h nu 2 minus 4 h nu 1, और ये आ जाएगा 5 times of 50. इसमें से आप 9 है ना, तो 9 को अंदर, h को तो कॉमन निकाल लो, h को निकाल लिया कॉमन. 9 टाइम्स ऑफ nu2, बट nu2 इज 1.3 टाइम्स ऑफ nu1, है ना, 1.3 टाइम्स ऑफ nu1 minus 4 nu1. दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन h. nu1 भी निकल गया कॉमन, 13 9 जा 117, तो ये 11.7, क्योंकि 13 नहीं है, 1.3 है. nu1 minus 4 times of nu1 equal to 5 times of work function, राइट. हाँ, तो nu1 कॉमन निकाल लिया, तो हटा देते हैं यहाँ से, क्या फर्क पड़ता है. व्हाट इज दिस? 7.7 पक्का. ओके, इक्वल टू 5. करो सॉल्व. देयरफॉर यू हैव दिस, और आंसर क्या है? ओ लुक, इन टर्म्स ऑफ ईवी. बट ईवी कैसे लाएंगे? हाउ विल यू ब्रिंग दिस? हाउ विल यू सॉल्व दिस नाउ? नहीं, वेट अ मिनट, आई विल टेल यू कि व्हाई यू कैन नॉट सॉल्व दिस, एंड इफ यू कैन, हाउ यू कैन. राइट, तुझे डिवाइड कर दिया h. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डू यू नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नहीं पता. पता क्या है? क्या पता है हमको? काइनेटिक एनर्जी. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का यूज करना था, लेकिन हमने तो किया नहीं, तो क्या करेंगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस? हाउ विल यू सॉल्व दिस? व्हाट इज h nu 1? K1 plus 50. तो यहाँ पे छोटी गलती हो गई, वैसे ये करना नहीं चाहिए था, पर हो गई. अभी रेक्टिफाई कर लो, हो गया तो हो गया. K1 प्लस, पक्का? यस. डू यू नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ K1? यस. तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस. इसको एक्चुअली हमने बहुत पहले ही यहाँ पे
बहुत पहले सॉल्व करना चाहिए था, बट अभी हो गया तो हो गया। फिर अभी दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू हैव टू सॉल्व, यू हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। तो 7.7 by 5, 1.54 की 5 2 5 4, ठीक है मान लेते हैं K1, और ये आ जाएगा 1.54 टाइम्स ऑफ 50। करो सॉल्व इसको अब, फिर भी गलत आएगा आंसर, गलत आएगा, जो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव कैसे होगा, वर्क फंक्शन नेगेटिव होता है क्या वर्क फंक्शन? नो। तो व्हाट इज रॉन्ग स्टेप्स? रेशो गलत किया है, ओके। K2 by K1, but K2 is 0.9 by 0.4, 0.9 by 0.4 is 9 by 4। ऊपर मैंने यहाँ लिखना चाहिए था नो 2, लिख दिया नो 1। चलो कोई बात नहीं, ये भी करेक्ट कर लेंगे। तो ये जस्ट करेक्शन ओवर हियर, तो ठीक है, नो इश्यूज। क्या लिखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे 1, आगे 1 यहाँ पे 2, फाइन। तो वो कंप्यूटर में जो सिस्टम होता है ना, फाइंड एंड रिप्लेस, तो फाइंड एंड रिप्लेस 1 and 2, दिस इज 2, हाँ, नहीं तो फिर वापस 1 हो जाएगा। देन अब इस पॉइंट के आगे चेंज कर देते हैं, सिंपल। देन व्हाट यू विल टेक आउट कॉमन इज h, देन 9 टाइम्स ऑफ nu 1 minus 4 times of nu 2, but that is 1.3 times of nu 1 equal to 5 times of 50 h. What is this? 13 for the 52, 5.2, 9 में से 5.2 गया तो 4 की 3.8, अरे ये है 5.2, ये है 9, 9 में से अगर 5.2 गया तो कितना बचता है 3.8, करेक्ट। अब नाउ व्हाट, नाउ 3.8 times of h nu 1, what is h nu 1? K1 plus 50 equal to 5 times of 50, so 3.8 K1 plus 3.8 50 equal to 550, मतलब 3.8 K1, 5 में से 3.8 गया तो 1.2, what is K1? कितना? 0.4, 0.4, 1.2, 1 and 3, 3.8 by 3, सिंपल है। 3.9 by 3 होता तो कितना होता? 1.3, 3.8 by 3 मतलब 1.3 से थोड़ा सा कम, 1.267, 1.267 EV. So this is how you are supposed to solve this question. Option number B. Question. According to de Broglie hypothesis, the wavelength associated with moving electron of mass m is lambda e. Using mass energy relation and Planck's quantum theory, the wavelength associated with photon is lambda p. If the energy E of electron and photon is same, then the relation between lambda E and lambda p is joke. जो कुछ भी बोला है using mass energy relation blah blah blah, वो हमने already देखा है, we already used ना। If you remember, हमने Planck's quantum theory, उसमें हमने बोला कि E equal to h nu और E equal to mc square, ये आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन से आया, तो ठीक है। दिस इज ऑल यू नो कि डी ब्रॉगली ने अपना थियरी सही प्रूव करने के लिए, मतलब लैम्बडा इक्वल टू h by p प्रूव करने के लिए ही सेड कि ये दो इक्वेशन मैं यूज करके प्रूव कर सकता हूँ। ये हमने ऑलरेडी थियरी में, मतलब लास्ट लेक्चर में देखा था, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। अब द थिंग इज, आपको ये पता होना चाहिए दोनों का एनर्जी आपको दिया है सेम, किसका? इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का। फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन, ओके। तो इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब व्हाट यू कैन डू इन दिस केस इज, अगर आपको पता होगा एनर्जी ऑफ फोटोन ईपी इज चलो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mc square, mc square. You can write this as mc into c square. But this is what? This is what? This is momentum into
सी स्क्वायर, राइट। तो एनर्जी क्या आ गया, एनर्जी क्या आ गया, मोमेंटम इंटू सी स्क्वायर ना, सी, वेरी गुड। तो मोमेंटम इंटू सी, किसका मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन। Similarly, what you can write down is energy of photon is momentum of photon into c, right? Clear यहाँ तक? तो कुछ नहीं है, लैम्बडा इज h by p ये यूज करना बाकी है। एनर्जी इज mc स्क्वायर, mc स्क्वायर मतलब mc into c, बट mc इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन का और एक फोटोन का। फोटोन है वो फोटोन, इट इज नॉट प्रोटॉन, इट इज फोटोन। अब बहुत लॉजिकल है, वेवलेंथ किसका, इलेक्ट्रॉन का, विल बी व्हाट, h अपॉन मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का। बट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है, एनर्जी बाय c, तो यह आएगा h अपॉन एनर्जी बाय c, करेक्ट। मतलब इन जनरल आप स्टेप्स कम करने होंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, बराबर। और ये तो पता ही था ना, हमको पता था कि नहीं, E इक्वल टू एच न्यू, मतलब E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, मतलब लैम्बडा इक्वल टू एच सी बाय ई। मतलब ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। Why? Because what you can do is, बुक टू बुक लिखने का तरीका वेरी करता है। I will start with this, क्योंकि ड्यूअल नेचर है, और ड्यूअल नेचर तो मेरी मर्जी में उसको पार्टिकल मानू या फिर रेडिएशन, राइट। तो E इक्वल टू एच न्यू भी लिख सकता हूँ, तो इज एच सी बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा इज एच सी बाय ई। एच कांस्टेंट, यस, सी कांस्टेंट, यस, ई इस केस में सेम बोला है, मतलब ई भी कांस्टेंट, मतलब वेवलेंथ इज कांस्टेंट। अब जब वेवलेंथ इज कांस्टेंट तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है। तो कहां दिखता है ऐसा, ए, डन, दैट्स इट फॉर टुडे।